So now I would like to invite the fourth thematic group, which is Research, Innovation and Entrepreneurship. May I request Professor Dinesh Kumar, Vice Chancellor Gurugram, to kindly come on the stage and do the presentation. नमस्कार। तो मेरी तो केवल एक ही स्लाइड है और उसमें हमने 9 पॉइंट सवा घंटे का डिस्कशन किया हमारे ग्रुप में और कुछ चीजें पॉइंट्स छुट्टी हुई तो इसको बड़ा तो सबसे पहले तो बात ये कि रिसर्च एक ऐसा इम्पोर्टेंट है कि अगर यूनिवर्सिटी को अच्छी रैंकिंग लेनी है या टॉप यूनिवर्सिटी बनना है तो रिसर्च में उसको अच्छा करना ही पड़ता है। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है उसी की रैंकिंग में भी अच्छी पोजीशन मिलती है। सो उस सब चीजों को करने के लिए क्या क्या किया जाए, इंडिया में रिसर्च का हमारी यूनिवर्सिटी को कैसे बेटर किया जा सकता है, एनईपी के माध्यम से इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स वी डिस्कस हम लोग। तो सबसे पहले तो ये था कि जो इंडिया में हम अपने करिकुलम में रिसर्च करते हैं, एक डेटा दिया कि हमारा नंबर ऑफ पब्लिकेशंस वर्ल्ड में 7वें नंबर पर है और यदि क्वालिटी वाइज देखें तो वो शायद बहुत पीछे आता है। तो ये बड़ा बड़ी का विषय है, चिंता का विषय है कि ऐसा हमारा देश इतना बड़ा देश है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन हमारी पब्लिकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एनईपी के माध्यम से इसके ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए कि जो बेकार की पब्लिकेशन है जिससे मजाक बनता है और जो रेपिटेशन है, जो रियल साइंस में केवल फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन पेपर छापे जाते हैं, उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी कभी कभी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले दिन से स्टूडेंट्स को जब बीएससी या एमएससी करना है उसको भी पेपर पब्लिश करने के लिए एनकरेज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में उसका अच्छा पेपर नहीं ऐसे ही पेपर छाप देता है। स्टूडेंट भी खोज जाता है, टीचर को भी वो पेपर का नंबर मिल जाता है, केस नंबर कुछ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसा एक सर्कल बन गया है कि पब्लिकेशन की दौड़ में हमने क्वालिटी को ड्रॉप किया, इसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। तो ये पहला हमारा इश्यू था कि रिसर्च प्रॉब्लम एक तो हमें ऐसी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करे और उसको सोसाइटी के साथ साथ जो डिसिप्लिन है उसके लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। दूसरा हमारा करिकुलम मस्ट फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ रिसर्च एथिक्स। वो जो मैंने अभी पहले बात बताई एथिक्स की बात है कि उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में एकेडमिक राइटिंग सिखानी चाहिए हमें करिकुलम के माध्यम से। पहले ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से हम सारी चीजें सिखाएं स्टूडेंट्स को। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा फोकस ऑन क्वालिटी पब्लिकेशंस की बात कर चुका हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप में तो एक और बात भी हुई कि हमारी यूजीसी की केयर लिस्ट है उसको भी हमें रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि उस केयर लिस्ट को भी इतना बड़ा बन गया है यूजीसी केयर लिस्ट को। कई बार उनके जर्नल्स पेपर्स कुछ कॉर्पस और जो दूसरे एजेंसी है वो कहीं प्लेस नहीं मिलता उनको। तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी की तरफ देखने के लिए वी हैव टू एंश्योर दैट जो रिसर्च पब्लिकेशन है अच्छे जर्नल्स में हो और उनका साइटेशन अच्छा हो। Now, courses on startup ecosystem and entrepreneurship should be included from the very beginning. ये भी हमें अपने कोर्स करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए so that our students ये कल्चर बन जाए कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें नौकरी नहीं करनी। पहले दिन से ग्रेजुएशन में जो बच्चा आता है उसको मन ये होना चाहिए यार मेरे को नौकरी लेनी नहीं तो एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उसको जो प्रॉब्लम्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर उसको इंक्यूबेशन सेंटर उसको उसके कोर्स के माध्यम से उसको हमें सिखाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे एंटरप्रेन्योर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको कैसे बनने में मदद कर सकते हैं, वो कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और इंक्यूबेशन सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमने कई संस्थाओं में देखे इंक्यूबेशन सेंटर हैं लेकिन वो केवल नाम के लिए है। हमें वी नीड टू स्ट्रेंथन दोज इंक्यूबेशन सेंटर ऑल्सो। और हमारे आईपीआर सेटअप में हमें अपना मजबूत करना चाहिए और स्टैब्लिश करना चाहिए कि नहीं है तो। और फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन से हम क्या है रिसर्च करते हैं आइसोलेशन करते हैं, हमें इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट करना चाहिए। देखिए अगर अच्छी रिसर्च करनी है तो कई बार अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत है, अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज की जरूरत है और हर इंस्टीट्यूट हर यूनिवर्सिटी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी।
तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें आसपास की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ में कोलोबरेटिव एक इक्विपमेंट आपने खरीद लिया 1 करोड़ का है, दूसरा नियर बाई इक्विपमेंट वो यूनिवर्सिटी ना खरीदे उसको। तो आने वाले समय में हमें ऐसा म्यूचुअल कोलोबरेशन के माध्यम से भी काम करना चाहिए। ये रिसर्च की पॉलिसी का पार्ट हो। रिसर्च शुड बी एम्बेडेड इन curriculum at UGM PG level. स्टूडेंट्स को शुरू से हम रिसर्च करना सिखाएं, क्वालिटी रिसर्च करना सिखाएं और ये भी curriculum का पार्ट होना चाहिए। एक और पॉइंट लिखा है कि मोर फंड्स फॉर रिसर्च फ्रॉम इंडस्ट्री थ्रू CSR एंड बाय गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडेड यदि हमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ानी है। एंड देन पॉइंट नंबर 9 इज appropriate linkage must be established between HEIs, research organizations, funding agencies and industry. आपने देखा होगा हमारी कंट्री में CSIR ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इनको भी यूनिवर्सिटी बना दिया। ये भी डिग्री दे स्टार्टेड गिविंग डिग्रीज। ये पता नहीं किससे कैसा था, उसको क्या करें, डिग्री देना तो यूनिवर्सिटी और इनका काम था, HEIs का काम था, लेकिन जो रिसर्च लैब है उन्होंने भी डिग्री देना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, पहले CSIR और यूनिवर्सिटी मिलकर काम करती थी, रिसर्च करती थी। अब वो जो एडवांस फैसिलिटी जो उन लेबोरेटरीज में है उनको यूनिवर्सिटीज वो एक्सेस नहीं कर पाते केवल, क्योंकि दे स्टार्टेड गिविंग देयर डिग्री। तो वी नीड टू मेक ए कहीं ना कहीं ऐसा देखना चाहिए कि एप्रोप्रिएट लिंकेज बिटवीन HEIs, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंडिंग एजेंसीज एंड इंडस्ट्री कैन बी एस्टैब्लिश्ड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। एक पॉइंट में बीच में छोड़ गया, इंटर क्लास मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च शुड बी प्रमोटेड एंड सपोर्टेड। अब फिजिक्स का स्टूडेंट खाली फिजिक्स की रिसर्च ना करे, उसको बायोलॉजी के साथ में मिलकर डिपार्टमेंट में जो पब्लिकेशंस होता है, पेपर होते हैं हमारे, उसमें कोई एक ही डिपार्टमेंट का ऑथर ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑथर हो, जिससे कि हमारा ये लगे कि ये वाकई में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। मैंने बहुत क्रिस्प ढंग से, पता नहीं मैडम ने कोई 1 मिनट क्यों बोला, मैं तो 5 मिनट से ज्यादा दे भी नहीं है। एक ही स्लाइड है और शायद सारी चीज कहने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। Very comprehensive presentation. I think that has resolved all the doubts in the minds of our audience. We are through with the time. Very quick, to the point. To the point. Yes, sir. To the point, please. Thank you very much. My question is regarding predatory journals and anti-plagiarism software. So we have many predatory journals. Anybody sitting in his office starts a journal, okay, and that journal gets a rating also, and we people start publishing also in those journals. So is there any strong policy about the predatory journals? Secondly, we should have a strong anti-plagiarism software freely available to the all faculty members of, you can say, universities or colleges to avoid, you can say, plagiarism. Thank you very much. Let me just give a couple of comments. One of the things that you mentioned is about the funds from industry. He used a sentence, more funds should be given by the industry and CSR activities. Can we rephrase that? Instead of saying more funds should be given, let's rephrase that as we will strive to get more funds. You should be in the driving seat, not the other person in the driving seat. And in order to do that, those 4 things that I have said, on those 4 things we have to work in order to build stronger industry-academia interaction. And the other one is, why was UGC CARE established? Because there was a need felt that some of our younger faculty may not know where to publish. They may not know the difference between a predatory journal and a good journal. So to help them, UGC thought that let us come with a list of journals so you can choose and publish them. But how does UGC come up with this list of journals? They have certain parameters. Based on those parameters, UGC decides this is a journal to be added or not into the UGC CARE list. I want to propose something to you. Instead of UGC preparing, again I am coming back to the autonomy of your universities. You should decide which is a good journal or not. Why should somebody else tell you? You are the academicians, you are the experts. And there is so much of diversity, it varies from discipline to discipline. So, suppose UGC actually makes the parameters, gives you the parameters using which you can actually filter out the journal and decide for yourself. You can do it on your own, isn't it? Why do you need a
needs to be maintained. I want to hear from you. Are you with me in giving more autonomy to you to decide the journal? And then we will give you the parameters which can be used to decide which is a good journal or not. Do you agree with me? I want to hear in one voice. Okay? So we will work on that. We will work on that and provide more autonomy to you to decide on yourself. So for a 4-year honors degree, whenever teachers are not able to publish, so do you believe that the student would be able to publish in the honors degree? Is that okay? Because to earn that honors degree, I think that will be essential. So, generally we underestimate the potential of our students. The research part is only for those students who are inclined towards research. It's not for everybody. They can just take the courses and then complete the 4-year program. And if somebody and from my own experience, I can tell you, my own undergraduate students at IIT Delhi, they have published outstanding papers as part of their UG work in top journals. You may say, no, IITs are different, other institutions are different. There is nothing like that. Please believe me. The talent and the aspirations of students, it is equally distributed everywhere. It is just that we need to identify that talent and provide the opportunities, and they will also do outstanding. So just a humble suggestion that research methodology as a subject can be introduced in the undergraduate level also, and we already have MOOCs on that. So students are free to avail research methodology courses and publish it. Hello. Yes, sir. Sir, my name is Mohulal. मेरा ये क्वेश्चन था सर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बच्चों को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना और जॉब देना, यही हम लोगों का मोटिव है. बट जैसे बच्चे इंटरनेशनल जब जॉब कर स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पे 20 आवर्स की कंपल्सरी वो लोग ओजेटी करते हैं. हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है. अगर ऐसा सिस्टम हो तो कॉलेज की स्टडी के साथ साथ बच्चा एम्प्लॉयबल हो, 4 पैसे भी कमाएगा, उसका एक्सपीरियंस भी बनेगा. तो ये मैंडेटरी नहीं है. बिकॉज अगर बात करूँ मैं कॉलेज में प्लेसमेंट कैंपस होते हैं, 20 या 30% बच्चों को जॉब मिलती है. 20-30 बच्चे परसेंट अपने पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करते हैं या अपना कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं. बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी इवन बच्चा छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई करता है 10th या 12th क्वालिफिकेशन के लिए. मेन इसका यही है कि ये कि साथ साथ अगर ओजेडी हो तो बच्चे का कहीं ना कहीं कैलिबर भी बूस्ट करेगा. बच्चे को ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए. You are right. Suppose as faculty members you get projects, research projects, you can apply some of these students on these. And also in library, for example, or in some other place. Recently, UGC has worked on guidelines on how we can provide these kind of employment opportunities within the institution while they are studying in the institution. Once these guidelines are available, please make use of it. We are concluding. At this point, we are concluding because we would like to have a good photograph with VDC chairman. And we have a very strict monitor. You can meet him informally as we are assembling for the photograph. We are assembling for the